नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं आप लोगों को यूथ पब्लिकेशन का यह बुक सामान्य ज्ञान जीके को पढ़ा रहा हूं। इस बुक में मैं आप लोगों को हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करा चुका हूं। जो भी विद्यार्थी उस वीडियो को देखना चाहते हैं वे हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। हम आ जाते हैं इंडियन पॉलिटी में दोस्तों। तो इंडियन पॉलिटी का जो पहला टॉपिक है दोस्तों वो देखते हैं। तो इसमें दोस्तों पहला जो टॉपिक है यह आपका संवैधानिक विकास एवं विशेषता। इस पेज को जूम कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों ये है, स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके बारे में देख लेते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखते हैं दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम बैठक में कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक। अगला है, इनमें से कौन भारतीय संविधान के मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? ये थे A.V. ठक्कर। इनके बारे में देख लेते हैं। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे अध्यक्ष थे, और इसके अलावा गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, एन. माधवराव जो B.L. मित्र के स्थान पे हुए, तथा T.T. कृष्णामाचारी जो थे D.P. खेतान की मृत्यु के बाद हुए। अतः स्पष्ट है कि A.V. ठक्कर जो है भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो किस तिथि को? तो 13 दिसंबर 1946 को। इसके बारे में देख लेते हैं। तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ कार्यवाही प्रारंभ हुई थी। अगला है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया? किसने किया था? ते थे जवाहरलाल नेहरू। अगला इसमें कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? ये था 3 वर्ष। इसके बारे में देखते हैं, एग्जैक्ट डेट क्या कितना वर्ष लगा था? तो ये था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 वर्ष के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। संविधान निर्माण की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो प्रथम विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इनके बारे में देख लेते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और बलदेव सिंह जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। अब B.B. गिरी जो थे भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। अगला है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया? तो किसने पेश किया था? ये थे R.K. खडमुखम चेट्टी। स्वतंत्र भारत के पहला केंद्रीय बजट वित्त मंत्री R. खडमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया। अगला है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने को मसौदा समिति का गठन किया था। तो किस दिन किया था? ये था 29 अगस्त 1947 को।
कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या जो थी 7 थी। भारतीय संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो किसने दिया था? एम.एन. राय ने। कौन दिए थे? एम.एन. राय। इनके बारे में देख लेते हैं। तो संविधान सभा का विचार पहली बार एम.एन. राय ने सन 1934 में दिया था। 1946 में क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कैबिनेट मिशन आया। इस मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार किया, जिसे संविधान सभा नाम दिया गया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी थे। कौन थे? H.C. मुखर्जी। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा में हरेंद्र कुमार मुखर्जी को 11 दिसंबर 1946 को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, जबकि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1947 को पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। क्या? स्वतंत्रता दिवस। आज देख लेते हैं इसके बारे में। तो 1947 के पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। स्वतंत्रता के उपरांत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारतीय संविधान सभा के जनक के रूप में किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान सभा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान सभा के जनक के रूप में जाना जाता है। अंबेडकर की कानूनी विशेषज्ञता और विभिन्न देशों के संविधान का ज्ञान संविधान के निर्माण में बहुत मददगार साबित हुआ। वह संविधान के सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष बने और भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला है, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो पार्लियामेंटो रिफॉर्म 1909 के द्वारा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो 1909 के अधिनियम को पार्लियामेंटो सुधार, उस समय लॉर्ड मार्ले जो था इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और मिंटो जो था भारत में वायसराय थे के नाम से भी जाना जाता था। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस निर्णय ने संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? तो किसने किया? केशवानंद भारतीवाद। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो 1973 में केशवा भारती बनाम केरल राज्य के मामले को में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने यह कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु उसके मूल ढांचे में क्षति पहुंचाए बिना। यदि कोई संविधान संशोधन किया जाता है और उसके मूल ढांचे को क्षति पहुंचता है तो इस संविधान संशोधन को न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। संविधान संरचना के कुछ मूलभूत तत्वों में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है, जो निम्नलिखित है। इसमें संविधान को सर्वोच्चता, शक्तियों का बंटवारा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता आदि। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है जो भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। इसके बारे में देख लेते हैं। संविधान सभा की स्थापना वर्ष 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत की गई। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इसमें 292 प्रांतों के प्रतिनिधि, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया
तत्पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष तथा एच.सी. मुखर्जी को उपसभापति नियुक्त किया गया। संविधान सभा की पहली कार्यवाही पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को में अंगीकृत किया गया था। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। इस कार्य पर लगभग 64 लाख रुपए व्यय हुए थे। संविधान के प्रारूप पे 114 दिन तक चर्चा चली। मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां हैं। संविधान की स्वीकृति के बाद संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए, परंतु संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। 26 जनवरी 1950 से भारत एक गण राज्य के रूप में स्थापित हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये कौन सा था? ये था विनिमय अधिनियम 1773। इसके बारे में देख लेते हैं। तो 1773 का विनिमय अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में पहला मील का पत्थर था, जिसे लॉर्ड नॉर्थ या फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों के बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ नियम स्थापित करने के लिए पेश किया गया था। अगला है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो किस देश का है? ये है भारत का। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। वही अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना और सबसे छोटा लिखित संविधान है। आगे देखते हैं दोस्तों, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में हम किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं है। ये कहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहे थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इनके बारे में देख लेते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में हम किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया था जिसे भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था, तथा इसी रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ एवं भारत एक गणराज्य बना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यह कई संविधानों का मिश्रण था। यही आपका सही हो जाएगा। बाकी यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, यह गलत हो जाएगा। और यह केवल भारत सरकार ने नियम 1935 के आधार पर बनाया था, ये भी गलत है। यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर आधारित है, ये भी गलत हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान कई संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दांशतः ले लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। अगला है, भारत में कौन सा दिवस संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस होता है? 26 नवंबर। भारत के संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से किया गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इसके कुछ प्रावधान इस दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इसमें को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित
किया गया। किसके द्वारा? तो ये था 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की तिथि दी गई, जिसमें कहा गया कि इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मरित करते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान को सर्वोच्च कानून माना जाता है। भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। यह भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 में पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला है, भारत का संविधान को लागू हुआ, कब लागू हुआ था? तो अब बताना आपको 26/1/1950 को, मतलब 26 जनवरी 1950 को। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पहले बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन है इसमें से, निम्नलिखित नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए में बोला गया है आपका, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कारण जो था इसका, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका कारण ए है और अभिकथन ए है। इसमें बोला गया कि ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों में से सही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए का उचित व्याख्या नहीं है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, ये सत्य है, तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी सत्य है, परंतु कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो किसके अंतर्गत? ये था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश से प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्रियों की 3 सदस्यीय समिति, जिसके सदस्य स्टीफन क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ए.वी. अलेक्जेंडर थे, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की, जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भारत के संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1946 में। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में की गई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कब? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियाँ, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र है, जिसमें 24 से तिल्लियाँ हैं। अगला है, भारत की राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। इसको देख लेते हैं। तो अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में स्थित अशोक के लाट से लिया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं, जो चारों दिशाओं की ओर मुँह किए बैठे हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है, जिस पर एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हैं।
सिंह स्तंभ के आधार पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला है इसमें, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्यों गणतांत्रिक है, तो इसमें हो जाएगा इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। यही मेन कारण हो जाएगा, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत के राष्ट्राध्यक्षों का चुनाव होता है। ठीक है। अगला है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, तो गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का प्रमुख है उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। भारत एक गणतांत्रिक देश है। गणतंत्र एक ऐसा देश होता है जहाँ के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को फ्रांस से लिया गया है। नीचे एक कथन और एक कारण दिया गया है। तो कथन में बोला गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण बताया गया है भारत एक अपना संविधान है। इसमें आपको बताना कौन सा सही होगा, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए का उचित व्याख्या नहीं करता। देख लेते हैं इसको। तो लिखा है इसमें, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र मत एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक स्वयं चुनती है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज्य के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि भारत का अपना एक लिखित संविधान है। अगला जो टॉपिक है, भारतीय संविधान के स्रोत। इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो किस देश के संविधान से लिया गया है, यह देश है फ्रांस। कौन सा, फ्रांस। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इन तीनों शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस की क्रांति में किया गया। आयरलैंड से क्या लिया गया, तो आयरलैंड से नीति निषेध तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आदि। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। और ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली और विधि का शासन आदि लिया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। तो कौन भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है, तो डेनमार्क का जो संविधान उससे भारतीय के संविधान का स्रोत नहीं है। अगला इसमें देख लेते हैं, किस देश से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत लिया गया। इसे यूएसए से क्या क्या लिया गया, तो यूएसए से मूल अधिकार लिया गया है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका और न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत लिया गया है अमेरिका से। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निषेध तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन पद्धति, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का शासन और एकल नागरिकता। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश में अपनाया गया। किस देश में अपनाया गया, तो है दक्षिण अफ्रीका। कौन है, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के विभिन्न देशों के संविधान से अच्छी एवं भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल विशेषताओं को समाहित किया है, जैसे मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, संघीय ढांचा कनाडा से, नीति निषेध तत्व आयरलैंड से तथा संसदात्मक ढांचा जो है ब्रिटेन संविधान से लिया गया है। इसी प्रकार राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी से प्रेरित है। तो कौन सा अंग जर्मनी से प्रेरित है आपको बताना है। तो जर्मनी से क्या है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है जर्मनी से। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव को वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को निलंबन से संबंधित है। अगला है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया। तो पंचवर्षीय योजना का प्रावधान जो है यह यूएसएसआर से लिया गया है। यूएसए ने यूएसएसआर से लिया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत में पंचवर्षीय का प्रावधान रूस मतलब यूएसएसआर से लिया गया है।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951 में भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। यह पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से अंगीकार किए गए। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेखित मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान में भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो देश जो है ब्रिटेन है। ब्रिटेन से जो कौन कौन भारतीय संविधान के स्रोत लिए गए? तो ब्रिटेन से संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, एकल नागरिकता। आयरलैंड से राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राज्य के नीति निषेक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, राष्ट्रपति पे महाभियोग और न्यायिक पुनरावलोकन। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श। अगला, भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन, रूल ऑफ लॉ का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? तो किस संविधान से लिया गया? तो ब्रिटिश से। किससे? ब्रिटिश से। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। यह सिद्धांत कानून के समक्ष सभी लोगों को समता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा ली गई है। तो संघात्मक व्यवस्था जो है वह कनाडा से लिया गया। कहाँ से? कनाडा से लिया गया। इसके बारे में देख लेते हैं। तो कनाडा का जो संविधान है उससे ली गई विशेषता सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। अगला है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंकित किया गया था? किस देश के? तो हो जाएगा ब्रिटेन से। किससे? ब्रिटेन से हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत में संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मतलब सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निषेक तत्वों की अवधारणा किस देश की संविधान से ली गई है? तो नीति निषेक तत्व जो है वह आयरलैंड से लिया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो कनाडा से राज्य की सरकार की संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होता है। यूएसए से मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद। और आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली और विधि का शासन। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? तो वह हो जाएगा आपका यूके से। कहाँ से? यूके से। इसके बारे में देख लेते हैं। तो यूएसए से मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग की प्रक्रिया आदि लिया गया है। यूके से लिया गया है संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता आदि। और यूएसएसआर से लिया गया मौलिक कर्तव्य, जर्मनी से लिया गया आपात के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन। देखते हैं दोस्तों, इसमें अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें है भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ग्रहित की गई थी? किस देश से? तो हो जाएगा इंग्लैंड। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से संवैधानिक तत्वों को लिया गया है, जैसे संसदीय सरकार की अवधारणा इंग्लैंड से, प्रस्तावना अमेरिका से तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वे आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो किस देश से? फ्रांस। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है, जबकि प्रस्तावना का विचार अमेरिका से तथा प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना का विचार अमेरिका, लेकिन भाषा जो है उसका वह अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है सोवियत संघ से लिए गए हैं। कहाँ से? सोवियत संघ से।
तो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पे सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान के भाग 4 को में 51 को में जोड़ा गया है। भाग 4 को के एक अनुच्छेद 51 को में जोड़ा गया है। इसमें मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान के लिए है? किस देश के संविधान के लिए? तो वो है जर्मनी। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है, जिसका स्रोत जर्मनी का बीमर संविधान है, जिसके तहत 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है, जबकि मौलिक अधिकारों के प्रावधान का स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका, संघीय व्यवस्था का स्रोत कनाडा एवं संसदीय प्रणाली का तथा विधि का शासन जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किसने अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? किससे? तो है रशियन क्रांति से। रशियन क्रांति से। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जो है रशियन क्रांति से प्रेरित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें टॉपिक जो आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसका पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन में हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन हुआ। इसमें देख लेते हैं। तो सन 1960 में महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों का गठन किया गया। 1963 में नागालैंड, 1966 में पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन और 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन किया गया। अगला है, निम्नलिखित में कौन 2014 में भारत का 29वां राज्य बना? तो कौन राज्य अभी लेटेस्ट में बना था 2014 में? तो हो जाएगा तेलंगाना। आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से पृथक कर अलग राज्य बनाने की घोषणा की गई। इस अधिनियम के तहत 2 जून 2014 को तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना। इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई। नोट, अब भारत में केवल 28 राज्य है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर राज्य को सूची से हटा दिया गया है। अनुच्छेद 370 हटने के कारण यहाँ पे 2 भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गए हैं। अब भारत में केवल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है, तेलंगाना भारत का राज्य कौन सा राज्य था? तो ये था 29वां राज्य। कौन सा राज्य? 29वां। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो किस अनुच्छेद में लिखा गया? तो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में लिखा गया है, इसके तहत भारत के संसद को विधि द्वारा ऐसे निर्वधन व शर्तों पे जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है, इसके तहत नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन भारतीय संसद विधि द्वारा तैयार कर सकती है। और अगला जो अनुच्छेद 4 है, इसमें है पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और प्रमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां इसी अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया? तो कौन सा राज्य का विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया? तो वो है जम्मू कश्मीर। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। यह अनुच्छेद राज्य के अस्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू की सरकार को शक्ति प्रदान करता है तथा उन अस्थायी निवासियों को विशेषाधिकार प्रदान करता है, जबकि यह अनुच्छेद अन्य राज्यों के निवासियों में कार्य करने या संपत्ति के अधिकार से वंचित रखता है। वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 35A और 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को 2 भागों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अगला है, तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 29। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया जाएगा। लेकिन अब जो है टोटल राज्य हमारे पास हो गए हैं दोस्तों, ये 28 राज्य होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित
राज्य बनाया गया है। ठीक है, अगला है सन में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ और अब भी है। कब शामिल हुआ था? तो ये हुआ था 1950 में। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसी उपलक्ष्य में 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलकर सन 1950 में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो वह राज्य कौन सा? नागालैंड। अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जबकि विशेष प्रावधान वाले राज्य एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद निम्न है। पहला जो है महाराष्ट्र और गुजरात में अनुच्छेद 371 है, फिर नागालैंड में अनुच्छेद 371 ए, असम में अनुच्छेद 371 बी, मणिपुर में अनुच्छेद 371 सी और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अनुच्छेद 371 डी। अगला क्वेश्चन है 1949 में भारत का हिस्सा बना तो कौन बना था भारत का हिस्सा? इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। इसके आगे देख लेते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता के पश्चात त्रिपुरा वर्ष 1949 में भारत का हिस्सा बना तथा 1 जुलाई 1963 ईस्वी को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आगे चलकर 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो कौन सा भाग? तो भाग आपका 8 है। कौन सा भाग? भाग 8। भारतीय संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेश और प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान है। अगला है 21 जनवरी 1972 को का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? तो था राज्य मेघालय का गठन किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो मेघालय जो राज्य आपका 21 जनवरी 1972 में, तेलंगाना 2 जून 2014 में, उड़ीसा 26 जनवरी 1950 को और गोवा जो है 30 मई 1987 को। तेलंगाना भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व के रूप में आया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है? तो कौन सा राज्य है? वह है तेलंगाना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को अलग कर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। यह भारत का 29वां राज्य है। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती को विकसित किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 35 और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को 2 भागों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को और भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया है। तो कौन सा है? 29वें। अगला सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? सिक्किम कब बना था? तो 1975 में बना था। 1975 में 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया? किस वर्ष? था 1967 में। कब? 1967 में। आगे देख लेते हैं। तो 16 जून 1967 को श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में गोवा ओपिनियन पोल करवाया गया। यह संपूर्ण देश में करवाया गया। यह प्रथम ओपिनियन पोल था जो गोवा के महाराष्ट्र में विलय के विरुद्ध था। अगला टॉपिक है अनुच्छेद और अनुसूचियाँ। इसमें पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद के जातियों, उपजातियों, जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद आपका है 341। कौन सा? 341। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 341 है, यह राष्ट्रपति को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 43 देखते हैं। तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर आदि अनुच्छेद 200 में है। राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार और 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च। अगला क्वेश्चन है इसमें संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा इस सामान्य नियम का एक अपवाद है? तो यह अपवाद आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ संघ सूची,
राज्य सूची तथा समवर्ती सूची हैं। इनके केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी विषयों का विभाजन किया गया है। अवशिष्ट विषय केंद्र को हस्तांतरित किए गए हैं, किंतु राष्ट्रीय हित से जुड़े अन्य विषय जो राज्य सूची में अनुसूचित हैं, यदि उन पर कानून बनाने हेतु राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे तो उस पर कानून बनाने का शक्ति केंद्र के पास हस्तांतरित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रतिलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और आधिकारिकता जो है अनुच्छेद 124 में है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 75 में तथा वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के ए में संबंधित है। अगला है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? तो वह अनुच्छेद आपका 72 है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो कौन सा विषय हो जाएगा? 1, भारतीय संविधान में कार्य एवं दायित्वों के निर्वहन के लिए 3 सूचियों का निर्माण किया गया है। पहला इसमें संघ सूची है जो संघ के अधीन है, राज्य सूची राज्य के अधीन, और समवर्ती सूची जो है संघ और राज्य दोनों के अधीन है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीवों और पक्षियों के संरक्षण व न्याय प्रशासन को राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो किस सूची में शामिल किया गया है? तो यह समवर्ती सूची में। किसमें? समवर्ती सूची में। आगे देखते हैं दोस्तों, शिक्षा को भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो यह है समवर्ती सूची। कौन सा? समवर्ती सूची। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है, इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? तो किस विकल्प से संबंधित हो जाएगा? यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 21 है, इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 ए, इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। अगला है, जीने का अधिकार। जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 21। कौन सा? अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया? तो 21 ए में जो है आपका वह शिक्षा का अधिकार। क्या है? शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार की व्याख्या की गई है? तो अनुच्छेद 21 ए हो जाएगा। अगला है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा व्यक्ति के स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 21 है। अगला है, जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? तो जीवन के अधिकार को अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार को संबंधित है? यह अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 22 में नागरिकों को कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरोध में संरक्षण की बात की गई है। अगला है, इसमें अनुच्छेद 23 जो है मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 जो है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगला है, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 20 और 21 को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। इसमें दिया है, भारतीय संविधान के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए, जिसमें आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो सकते हैं, लेकिन 20 और 21 नहीं होगा।
ठीक। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंभ्रांत यानी स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित करता है? तो कौन सा है? तो अनुच्छेद 20 है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 20 आरोपी व्यक्ति चाहे नागरिक हो या विदेशी को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 70 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो कौन थे? तो एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अनुच्छेद 370 के। ठीक, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। जब भारत आज़ाद हुआ तब कश्मीर पर डोगरा राजवंश का शासक था। उस समय डोगरा राजवंश के राजा हरि सिंह कश्मीर के राजा थे। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो किस अनुच्छेद में? तो वह है अनुच्छेद 43। कौन सा? अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निषेध तत्वों DPSP जिसे कहते हैं शामिल है। इस सिद्धांत का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में यह प्रावधान है कि राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो यह अनुच्छेद आपका हो जाएगा 51। अनुच्छेद 51 क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। किसकी वृद्धि है? शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। 15 जो है आपका धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषेध करता है। और 31 जो है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन था, जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निर्देशित कर दिया गया। अगला इसमें अनुच्छेद 14 विधि की समक्ष समता और विधियों की समान संरक्षण है। अगला क्वेश्चन इसमें से, भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B से संबंधित किससे संबंधित है? तो सहकारी समितियों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4 का अनुच्छेद 43B जो है सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अगला है, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो कौन सा? तो अनुच्छेद 32 और 226। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। भारत के न्यायिक समीक्षा की शक्ति का अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत दिया जा सकता है, जो मौलिक अधिकारों का एक रक्षक एवं गारंटीकर्ता की भूमिका प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं? तो उच्च न्यायालय पूछा है तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 226। और भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अनुच्छेद है? राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद 56 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति के पदावधि या कार्यकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति अपने पद की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेंगे। अनुच्छेद जो 53 है आपका वह संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 जो है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 55 जो है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है इसमें से, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? तो यह वित्त आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371A के तहत दर्जा प्राप्त है? 371A के तहत नागालैंड राज्य को दर्जा प्राप्त है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। और अनुच्छेद 73A के अंतर्गत नागालैंड राज्य को
और 371 बी के लिए असम राज्य को विशेष प्रावधान, और 371 सी से मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान, और 371 डी जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अगला है भारतीय संविधान इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 3 के बारे में देखते हैं। तो नए राज्य का गठन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन आदि है। अनुच्छेद 1 जो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 जो है आपका वह संसद या विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 10 जो है नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? तो कौन सा राज्य जो है वह है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 6वीं अनुसूची के द्वारा शासित नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित प्रदेश नहीं है। यह इनर लाइट परमिट प्रणाली के अंतर्गत आता है। संविधान की 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और इन राज्यों में जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करती है। संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत ये विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? किस अनुच्छेद को? 300A को प्रभावित किया। इसके बारे में देख लेते हैं। तो संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। इस संशोधन से पूर्व यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु संशोधन के पश्चात इस अधिकार को अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अगला दोस्तों, उस राज्य की स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता आता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची का प्रावधान। पहला है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का अंतर्गत आता है। राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले अन्य विषय जो देख लेते हैं। तो पुलिस है, भूमि है, सुधार है, प्रति व्यक्ति कर है, और क्या है, कृषि है, गैस है आदि है। और संघ सूची के अंतर्गत आने वाले जो विषय हैं तो विदेशी मामले हो जाएंगे, रेडियो टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा, जनगणना, निगम कर आदि हो जाएगा। और समवर्ती के लिए देखेंगे तो यह विद्युत है, वन है, जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन है, योजना है, सामाजिक नियोजन, गोद लेना आदि है। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 110 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया। धन विधेयक वित्तीय मामलों जैसे कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि से संबंधित है। धन विधेयक लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है तथा पारित होने के उपरांत राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है। 14 दिन के अंदर राज्यसभा को स्वीकृति देनी होती है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। यह अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 14 के बारे में देख लेंगे। तो अनुच्छेद 14 जो है विधि की समझ समानता हो जाएगा। 15 जो हो जाएगा धर्म, जात, मूल वंश, लिंग, जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगी। 17 जो है अस्पृश्यता है का उन्मूलन होगा। और 18 जो है उपाधियों का अंत हो जाएगा। और 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। और 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। अब 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और 29 से 30 तक अल्पसंख्यक वर्गों की संस्कृति, शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख है। आगे देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 जो है आपका वह है
अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें संविधान की निम्न अनुच्छेद में कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद? तो हो जाएगा 14 से 18। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया है? तो यह है अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पर। ठीक, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया? किसमें? तो अनुच्छेद 14 में। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो कितने अनुच्छेद हैं? 448 अनुच्छेद टोटल हैं। इसमें देख लेते हैं, भारतीय संविधान के 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। उस समय मूल भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। अक्टूबर 2020 तक जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। वर्तमान 2021-22 में अनुच्छेदों की संख्या 470 हो गई है, लेकिन भारतीय संविधान में मूल अनुच्छेद 395 ही हैं। अगला है आपका, भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे अध्यायों में विभाजित किया है। कितने अध्यायों में? तो ये था टोटल 22 भाग थे इसमें, तो 22 अध्यायों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान के लागू होने के समय इनमें कितने मूल अनुच्छेद थे? कितने? 395 हो जाएगा। भारतीय संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 22 भाग थे। वर्तमान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यक के हितों से संबंधित है यह। तो देखिए, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। 27 जो है धर्म की अभिवृद्धि करने के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 28 जो है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। अगला जो है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा अधिकार? अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 40 हो जाएगा। कौन सा? अनुच्छेद 40 हो जाएगा। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन करता है। अनुच्छेद 41 जो है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 है काम को न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। अनुच्छेद 42 और 43 जो है कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करता है। अगला देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो वह अनुच्छेद आपका 18 होता है। कौन सा? अनुच्छेद 18 हो जाएगा। अनुच्छेद 25 को देखते हैं, तो अनुच्छेद 25 जो अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। 23 जो है मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध करता है। 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। और 18 जो है उपाधियों का अंत होता है। अगला जो किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय शासन से संबंधित प्रावधान है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो अनुच्छेद 243 है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 14 में जो है विधि की समझ समानता हो जाएगा। 21 जो हो जाएगा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण हो जाएगा। 270 जो है उद्गृहित कर और उनका राज्य तथा संघ के बीच वितरण हो जाएगा। और 243 जो है पंचायत और नगर पालिका के गठन, संरचना, शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 51 जो है मूल कर्तव्य से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 112 है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 112 जो है केंद्रीय बजट जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। 102 में संसद सदस्यों की निर्भरताएँ हैं। 101 में संसद में स्थानों का रिक्त होना। और अनुच्छेद 113 जो है संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक
अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 263 है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 261 में सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। अगला जो है वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संसद के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 360 हो जाएगा, जो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थायित्व को खतरा है। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी लागू नहीं किया गया है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद और 368 से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यह है आपके संविधान के संशोधन से संबंधित है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन से संबंधित है, जिसे संविधान के भाग 20 में रखा गया है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने के आशय वाले विधेयक दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है आपका संविधान के अनुच्छेद 368(2) में विविध संसद के विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन, और दूसरा जो है आपका संसद के विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्य विधान मंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। और इसके अलावा संविधान संशोधन का एक अन्य प्रावधान है जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता, वह है संसद में साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन। अतः संविधान संशोधन कुल 3 प्रकार से किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद आपको बताना है इसमें? तो इसमें अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 368। कौन सा? 368 हो जाएगा। अगला है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो टोटल 25 भाग हैं 2020 तक। मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन विभिन्न संविधान संशोधनों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में कुल, देखिए दोस्तों, यहाँ पे 295 नहीं होगा, यहाँ पे 395 अनुच्छेद होगा। लेकिन 395 अनुच्छेद तो है, लेकिन उसमें भाग अनुच्छेद में भी क ख ख जोड़कर इस समय टोटल 470 अनुच्छेद हो चुके हैं और 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में भारत के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 169 है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों को विधान परिषद के गठन और विघटन करने का अधिकार है, परंतु इसके लिए प्रस्तुत विधेयक का विधानसभा में विशेष बहुमत 2/3 से पारित होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 32। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, परमादेश रिट, प्रतिषेध रिट, उत्प्रेषण रिट और अधिकार परीक्षा रिट जारी की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है, क्योंकि यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार हम स्वयं में एक मौलिक अधिकार है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21 में, जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों के अस्थायी, परिवर्तित और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, के तहत विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया है? तो कौन सा राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 21 में, जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, इसमें कुछ राज्यों को अस्थायी, परिवर्ती और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 371 के तहत प्रश्नगत विकल्प के अनुसार हिमाचल प्रदेश को विशेष दर्जा नहीं प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो यह है भारतीय संविधान की
दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? दूसरी जो अनुसूची है वह राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो यह है भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक इत्यादि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो 123 अनुच्छेद 123 है। उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 23 हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 द्वारा सभी व्यक्तियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 23 जो है मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध, इसका उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अगला जो अनुच्छेद 24 है, इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? तो किस वर्ष? 1954 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A वर्ष 1954 में जोड़ा गया, जो जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 का विस्तार है। यह राज्य के अस्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य की विधायिका की शक्ति प्रदान करता है। जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू होने के बाद अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 समाप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद आपका 16 है। कौन सा अनुच्छेद है? 16 है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के अंतर्गत समानता के बारे में बात करता है। यह राज्य के तहत कार्यालयों में रोजगार या नियुक्ति के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है। यह अनुच्छेद केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 16 है। अगला है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद? 19। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो 108 है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है। किसी साधारण बैठक या वित्त विधेयक पर संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के मध्य गतिरोध की स्थिति में संविधान एवं संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उसके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? तो कौन सी है? तो पहली अनुसूची। वर्तमान समय भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां शामिल हैं। 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला देखते हैं दोस्तों। इसमें 12वीं जो अनुसूची है, संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। पहली अनुसूची है भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में भारत के राज्यों 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 8 जो हैं और उनके अभिक्षेत्र को सूची शामिल है।
अगला है 5वीं अनुसूची। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? तो अनुच्छेद आपका 356 है। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं। तो आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत उल्लेखित है। मंत्री के परिषद परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार का आपात लागू कर सकता है। पहला है राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 है, राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 है, अब वित्तीय आपात जो है 360 है। इसके अलावा अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय के विशेष प्रावधान मिलता है? तो किस समुदाय के? तो एंग्लो इंडियन समुदाय को। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है। इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात 2 वर्ष के दौरान संघ की रेल, सीमा शुल्क, डाक व तार संबंधी सेवाओं में पदों के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति उसकी आधार पर की जाएगी जिस आधार पर 15 अगस्त 1947 से ठीक पहले की जाती थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी भी व्यक्ति को विधि अथवा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के आधार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 जो है बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निवारक निरोध कानून है। और अनुच्छेद 20 जो है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अगला देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया? तो 78 में आपका प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 78 जो है 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रतिस्थापनों तथा संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे तथा जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किया गया? तो कौन सा भाग है? तो राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के अंतर्गत ये सूचीबद्ध किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो राज्य के नीति निषेध तत्वों के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल किया गया है। यह बाध्यकारी नहीं है, कोई भी इसे लेकर न्यायालय नहीं जा सकता। राज्य के नीति निषेध तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा। 48 जो है कृषि और पशुपालन का संगठन होगा। 48 को है पर्यावरण सुरक्षा होगी। 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्तियों का पृथक्करण और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि हो जाएगी। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियम जो है अनुच्छेद 66 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, जिसमें चुनाव के तरीके एवं योग्यताओं की चर्चा की गई है। वही अनुच्छेद 62 का संबंध राष्ट्रपति के पद में रिक्ति, अनुच्छेद 64 का संबंध उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के संबंध तथा अनुच्छेद 68 का संबंध उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति से है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बलात्श्रम के रोकथाम से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, बेगार और सभी प्रकार के बलात्श्रम को निषेध करता है। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। अगला है इसमें भारतीय संघ के आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो आधिकारिक भाषाओं का जो उल्लेख है वह संविधान के 8वीं अनुसूची में किया गया। कहाँ पे? 8वीं अनुसूची में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संघ के आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। इस अनुसूची में 22 भाषाएं
22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। इनमें से 14 भाषाओं को मूल संविधान में शामिल किया गया था और 1967 में सिंधी भाषा को इसी सूची में जोड़ा गया। इसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 1992 में जोड़ा गया तथा वर्ष 2003 में बोडो डोगरी संस्थाली भाषा को शामिल किया गया। अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है। 10वीं जो अनुसूची है वो दल बदल विरोधी से संबंधित होता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत 10वीं अनुसूची या दल बदल विरोधी को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत सांसदों और विधायकों को एक दल से दूसरे दल में परिवर्तन की स्थिति में उसका संसद अथवा मंत्रिमंडल में अयोग्यता हेतु प्रावधान किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। तो किस अनुच्छेद के तहत, तो वह है 19 का 1। ठीक, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है, जो कि पहला इसमें क है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ख जो है शांतिपूर्वक निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार, ग जो है समागम और संघ बनाने का अधिकार, घ जो है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र निर्बाध संचरण का अधिकार और अंग जो है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, च में कोई भी वृत्ति, व्यापार और कारोबार करने का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) के क के वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार एवं मौलिक अधिकार के रूप में इसे इन अधिकारों में अंतर निहित है। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 164 है। तो संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्य मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है तथा अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद का धारण करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो वह है नागालैंड। कौन सा राज्य। नागालैंड। इसके बारे में देख लेते हैं। तो 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जाति के जनजातियों क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में प्रावधान है। नागालैंड का प्रशासन एवं नियंत्रण 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। अगला है इसमें, भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित या सीमांकन करता है, जिसके तहत निर्वाचित सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। तो कौन सा। तो इसमें कितने हो जाएंगे, टोटल 550 और 2 हो जाएंगे इसमें। ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में देखें मतलब कि जो 550 है इसमें टोटल निर्वाचित होंगे और 2 जो होगा वह राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाएगा। ठीक है। इसके बारे में भी देखेंगे। तो भारत के संविधान लोकसभा के आकार को सीमित या सीमांकन करता है, जिसके तहत 550 जो सदस्य निर्वाचित सदस्य होंगे और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय अनुच्छेद 331 का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। दिसंबर 2019 में 126वां संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने से लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। अगला है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा। तो कौन सा अनुच्छेद कहता है। तो अनुच्छेद 100 कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101 संसद में स्थान रिक्त होने के संबंध में है। अनुच्छेद जो 99 है यह प्रावधान करता है कि संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान लेगा। अनुच्छेद 97 कहता है, इस अनुच्छेद में सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते संबंधी प्रावधान है।
ठीक। अनुच्छेद जो 100 है यह कहता है कि इस अनुच्छेद के तहत स्पीकर को कास्टिंग वोट या निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसको बजट कहा जाता है। अनुच्छेद जो 112 में कहा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है। सामान्यतः बजट राजस्व के आय और उसके व्यय की सूची को कहते हैं। 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट पहले वित्त मंत्री R.K. खडमुखम चेट्टी 26 नवंबर 1947 को पेश किए। अगला है भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख किया गया। तो भारत के जो राज्य और संघ शासित जो प्रदेश है उसका उल्लेख प्रथम अनुसूची में किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है ये है प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है क्या? प्रस्तावना। संविधान की परिचयात्मक गठन है जो संविधान के मार्गदर्शन, मूल्यों, सिद्धांतों और दर्शनों को बताता है, प्रस्तावना कहलाता है। संविधान के प्रत्येक अधिनियम का आरंभ उद्देशिका से होता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित करती है। अगला जो है 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। ठीक, एक केशवानंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय में अपनी पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है जिसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में आज तक एक बार संशोधन किया जा चुका है जिसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया? तो कौन है वो? तो संविधान की प्रस्तावना है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में घोषणा के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य देश है। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अगला है इसमें भारत तथा धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार जो स्वतंत्र है। अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में देख लेते हैं। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसार का अधिकार या स्वतंत्र प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष अर्थात सरकार किसी भी धर्म को राजधर्म की मान्यता तथा संरक्षण प्रदान नहीं करेगी, वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी। अगला है संविधान के निर्माताओं की सोच भारत संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? तो किस हिस्से में? प्रस्तावना में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के प्रस्तावना में परिलक्षित होती है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में पूरे संविधान का सार दिया गया है। अगला है संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं की आदर्शों को दर्शाता है? तो कौन सा? यह होता है प्रस्तावना। निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन
का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अर्थात इसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ सभी धर्मों को समान आदर और अवसर प्रदान करना है। भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। अगला है, प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में कौन सा इंगित नहीं करता। कौन सा इसमें इंगित नहीं करता आपको बताना है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा देश के सर्वोच्च पद जहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष एक वंशानुगत राजा होता है, यही आपका इंगित नहीं करता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो गणराज्य जहाँ के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है, इस तरह के शासन को गणतंत्र कहा जाता है। विकल्प में ऑप्शन डी शब्द का अर्थ इंगित नहीं करता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। तो गणतंत्र क्या सूचित करता है, तो देश का जो प्रधान होता है वह निर्वाचित प्रतिनिधि है। ठीक, आगे देखते हैं। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है राजशाही और दूसरा है गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी के उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसा कि ब्रिटेन में। वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे कि अमेरिका। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है और उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है नागरिकता। इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है। तो यह है नागरिकता के बारे में उल्लेख करता है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के तहत नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है, जबकि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक किया गया है तथा भाग 1 में अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है। तो कौन सा है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। संविधान के प्रारंभ होने के बाद नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। प्रासंगिक भारतीय कानून नागरिकता अधिनियम 1955, जिसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 को 7 जनवरी 2004 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। 3 दिसंबर 2004 को यह अस्तित्व में आया और नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2005 के द्वारा संशोधित किया गया। नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2005 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया था और 28 जून 2005 को अस्तित्व में आया। इनमें से कौन सा नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है। तो कौन सी है, संपत्ति अधिग्रहण। नागरिक अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता। पहला है जन्म है, दूसरा देशीकरण है, वंशानुगत है, पंजीकरण है, प्राकृतिक क्षेत्र संविष्ट करने के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जाती है, जबकि संपत्ति अधिग्रहण से नागरिकता ग्रहण का प्रावधान नहीं है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है इसका, यह है दोस्तों मौलिक अधिकार। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें कौन सा मौलिक, तो इसमें से मौलिक जो अधिकार होता है वो होता है समान न्याय और समान निःशुल्क विविध सहायता जो होती है, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया राज्य के नीति तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, संभाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 और समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 जो है मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। तो था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो है संभाषण का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। इसमें देखिएगा, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मूल रूप से
संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे। इसमें से देखते हैं, पहला जो था आपका समानता का अधिकार, जो 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार 1919 से अनुच्छेद 1922 तक का है। शोषण के विरुद्ध 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो 29 से 30। संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 31। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32। इसमें जो आपका जो संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 31, इसको 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटाकर और इसे अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रखकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। अतः स्पष्ट है कि संभाषण का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। अगला, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया? किसे? मौलिक अधिकार को। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो समान तौर पर उद्देशिका प्रस्ताव को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक, परंतु भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा, जो एक मूल अधिकार है। इसके बाद आगे देखते हैं, यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती तो यह किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों इसका। तो कौन सा उल्लंघन माना जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। इसमें देखिएगा, यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम से स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती तो इसे सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद है? किस भाग में? तो यह है भाग 3 में। भारत के संविधान के भाग 3 के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक का विवरण शामिल है। मौलिक अधिकार अर्थात भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है की गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उक्त गिरफ्तारी के घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। कब? 24 घंटे के अंदर। यह है आपके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट तक के यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उक्त गिरफ्तारी के 24 घंटे के अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? किस वर्ष? 2009 में। इसके बाद देखते हैं, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में पारित किया गया था तथा 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया। भारत में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21A में दिया गया है। यह व्यवस्था 66वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत की गई है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो मौलिक जो अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन यापन हेतु मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार? संपत्ति का जो अधिकार है मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? तो किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसके अलावा भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आयु क्या है? तो अनुमत आयु जो है 14 वर्ष है। कम से कम 14 वर्ष होना चाहिए।
भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमति आयु 14 वर्ष है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत गोपनीयता के आधार का उल्लेख किया गया? किस भाग के तहत? भाग 3 के तहत। भारतीय संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार तथा निजी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत निजता या गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। इसमें अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। अगला है, गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किस एक का अभिन्न हिस्सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा मौलिक अधिकार। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों को स्कूल, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? तो यह भाग 3। इसके बाद हम देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 15(3) के अनुसार राज्य के स्त्रियों बालकों के लिए विशेष उपबंध की शक्ति देता है। अनुच्छेद 15(4) के अनुसार राज्य को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध की शक्ति देता है। मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के से अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। किससे? तो यह है आपका 12 से 35 तक। तो मूलभूत अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे मूल अधिकारी का जन्मदाता भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यह है निजता का अधिकार। भारतीय नागरिक को निजता का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। वर्ष 2017 में 9 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। पीठ ने कहा कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए हैं, जीने का अधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। मतलब यह है 2017 के पहले जो था वो निजता का जो अधिकार था वो मूल अधिकार नहीं था, लेकिन 2017 के बाद जब यह संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से इसको मौलिक अधिकार बना दिया। आगे चलते हैं दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो यह देश की रक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की रक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक मौलिक कर्तव्य है। जबकि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार 19 है, अनुच्छेद 19 तथा समता का अधिकार 14 से 18 तक एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान अनुच्छेद में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? तो कौन नहीं देता है? तो व्यवसाय के अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है। भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को व्यवसाय के अधिकार की गारंटी नहीं देता है। भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट या हिबियस कार्पस जो होता है का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो हिबियस कार्पस जो होता है का शाब्दिक अर्थ है शरीर लेकर आओ और बंदी को न्यायालय के सामने पेश किया जाए। इस रीट के द्वारा न्यायालय कारावास में रखे गए या बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करा सकता है और उस व्यक्ति के निरुद्ध यानी बंदी बनाए जाने के किए जाने वाले कारणों की जांच कर सकता है। यदि निरुद्ध यानी बंदी बनाए जाने का कोई भी विधिक औचित्य नहीं है तो उस व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। परमादेश रिट क्या होती है? तो परमादेश जो रिट होती है बताता है कि किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना जो होता है वह होता है परमादेश। इसके देख लेते हैं। तो परमादेश जो रिट होता है न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करे और उसके लिए कोई अन्य विधिक उपचार जैसे कोई कानूनी रास्ता न हो।
प्राप्त न हो तो इस रिट के द्वारा किसी लोक पद के प्राधिकारी को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह उसे सौंपे गए कर्तव्य का पालन सुनिश्चित करे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार संबंधी रिट जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी या तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो कौन सा हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। इसके बारे में देख लेंगे तो भारतीय संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए न्यायालय के शरण ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। पहला जो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा जो होता है अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधि को संतोषजनक न होने पर गिरफ्तारी व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 26 है। ये जो है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 26 है, भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। अन्य तीनों मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कौन और तीन हैं? जो अनुच्छेद आपका 15 जो है, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 29। ठीक, अगला चलते हैं दोस्तों। अगला जो टॉपिक है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? तो ये भाग 4 में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अंतर्गत 36 से 51 तक किया गया है। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्वों का अनोखी विशेषता वाला बताया। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों को संविधान का मूल आत्मा कहा है। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा है? तो कौन सा भाग था? तो वह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? जो चौथा अध्याय है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा अधिगृहित निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है? तो कौन सा नीति जो है तो वह है आपका, इसमें देखिए ग्राम पंचायतों का जो संवर्धन है, इसके यह है। दूसरा ऑप्शन आपका भवन निर्माण संबंधी, इसमें से हो जाएगा आंसर इसका बी होगा, भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी। इसके बारे में देख लेते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से भवन निर्माण संबंधी उपनियम की तैयारी राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है, जबकि ग्राम पंचायतों का संवर्धन जो अनुच्छेद 40 के तहत समान नागरिक सहायता जो है अनुच्छेद 44 तथा मादक पेय के सेवन का प्रतिषेध जो है अनुच्छेद 47 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निर्देशित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया है। अगला जो है आपका, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है? तो वह है ए, भारत के नीति निर्देशक तत्व। अगला इसमें देखते हैं तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अधिकार पत्र से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान का भाग नहीं है। इसे सरदार स्वर्ण समिति 1976 के सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया है। वर्तमान में इसकी संख्या जो है 11 है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गए उस उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, तो किसमें? तो भाग 4 में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निषेध तत्वों के सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है। समान नागरिक संहिता अथवा समान आचार संहिता का अर्थ एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर कानून होता है। दूसरे शब्दों में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग सिविल कानून न होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। हालांकि इस तरह का कानून अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर यह लागू है। कहाँ पे? गोवा में ही यह लागू है। अगला है, समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 44 में। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया था? किस भाग में? तो राज्य के नीति से सिद्धांत में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। अगला है, राज्य के नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच नहीं है? तो क्या सच नहीं है? तो ये है, ये अपने आप में परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपका डी जो है आपका, ये सच नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 में अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति से तत्व शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 37 के अनुसार ये तत्व किसी न्यायालय में लागू नहीं करवाए जा सकते। ये तत्व वैधानिक न होकर राजनीतिक स्वरूप रखते हैं। ये मात्र राज्य के लिए ऐसे सामान्य निर्देश हैं जिसके अनुसार राज्य कुछ ऐसे कार्य करें कि राज्य की जनता के लिए लाभदायक हो। इन नीतियों का पालन कार्यपालिका की नीति तथा विधायिका की विधियों से हो सकता है। अगला जो टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना क्या कहलाता है? मौलिक कर्तव्य कहलाता है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। भारत में मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। षोडशिंग समिति की सिफारिश पे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का समाविष्ट किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 51A के तहत। अगला जो है, दिसंबर 2020 तक जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो यह है 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो टोटल 11। भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रतिस्थापित किया गया है? तो यह है 11। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो यह है मौलिक कर्तव्यों का। 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यह है मानव के अवैध क्रय विक्रय और बलात् श्रम का निषेध जो है यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 23 के तहत होता है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो किस अनुच्छेद के तहत? 51A के तहत। इसमें है, भारतीय संविधान के भाग क के अनुच्छेद 51 क में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का उल्लेख किया गया है। हम इस प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं जिसकी रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अनुच्छेद जो 55 है राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति है। अनुच्छेद 48A जो है पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करें हैं। अनुच्छेद 52 जो है यह है भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अगला जो है टॉपिक है आपका राष्ट्रपति। इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगर दोस्तों ये
जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ, अगर ये आप लोगों को अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।